हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। और जैसा कि आपको पता है लगातार जारी है करंट अफेयर्स की क्लासेस। आज हम बात करेंगे 28 और 31 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स। आज पूरा अक्टूबर माह को हम ख़त्म करेंगे, फिर कल से एक नए सिरे से हम नवंबर माह से स्टार्ट करेंगे नए करंट अफेयर। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट एक नाम याद रखिए, दीनानाथ राजपूत जी का। क्या है? दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत, इनके बारे में क्यों याद रखना है भाई? चलिए बताते हैं क्यों याद रखना है। देखिए, दीनानाथ राजपूत बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या है? कि बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या है? बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए, अब इनको प्राप्त हुआ है एक पुरस्कार। ठीक है, एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उस पुरस्कार का नाम है रोहिणी नैयर पुरस्कार। याद रखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार। रोहिणी नैयर पुरस्कार से नवाजा गया है किसको? दीनानाथ राजपूत जी को। किसके क्षेत्र में क्यों दिया गया है इस पुरस्कार की अगर बातें करें तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु। ठीक है, किसके लिए दिया गया भाई? ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु यह पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। चलिए याद रखिए, रोहिणी अय्यर पुरस्कार दिया जाता है क्यों? किसके लिए दिया जाता है? क्योंकि एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है डॉक्टर रोहिणी नैयर। डॉक्टर रोहिणी नैयर। डॉक्टर रोहिणी नैयर किस स्मृति में दिया जाता है? किस स्मृति में क्या करते हैं? दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी होती है, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये नगद देते हैं। कितने देते हैं भाई? 10 लाख रुपये नगद दी जाती है। किसमें? इस पुरस्कार में। चलिए, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा दीनानाथ राजपूत जी के बारे में याद रखेंगे। ये बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको एक पुरस्कार से नवाजा गया है और उस पुरस्कार का नाम है रोहिणी नैयर पुरस्कार। रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीनानाथ राजपूत को दिया गया। दीनानाथ राजपूत को यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया गया? देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? एक अर्थशास्त्री है डॉक्टर रोहिणी नैयर, इनकी स्मृति के लिए दिया जाता है, इसके स्मृति में। और इसमें एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये नगद देते हैं। चलिए, क्लियर है ये बातें? याद रख लेंगे भाई,
याद रख लेंगे तो दूसरी बात करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में फटाखे फोड़ने का समय क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। चलिए, क्या समय है भाई पटाखे फोड़ने का? तो याद रखेंगे समय है अधिकतम समय है 2 घंटा। याद रखिए 2 घंटा। अधिकतम समय कितना है भाई? 2 घंटा है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी दशहरा तो निकल गया, अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली आएगा, दिवाली के बाद क्रिसमस आएंगे, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आएंगे, और बहुत जो भी क्या बोलते हैं, कोई भी त्यौहार आएगा उसमें ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर यदि आप फटाखा फोड़ते हैं तो उसमें आपको समय कितने लगेगा? 2 घंटे। जैसे कि अगर हम बात करें दीपावली के समय 8 बजे से लेकर 8 PM से लेकर 10 PM, रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप फटाखे फोड़ सकते हैं। और वहीं क्रिसमस के समय, ठीक है, वहीं के समय क्रिसमस और न्यू ईयर, नए साल, ठीक है, क्रिसमस और नए साल के समय आप 11:55 से लेकर 12:30 तक आप क्या कर सकते हैं? फोड़ सकते हैं। ये समय डिसाइड किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है 2 बातें? चलिए चलते हैं तीसरे करंट अफेयर्स में। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, और इस योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड पंजीकृत में कांकेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कांकेर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भाई? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। किसके लिए? आयुष्मान कार्ड पंजीकृत करने के लिए। चलिए, यदि हम देखें तो करीबन 7,36,886 का पंजीकृत होना है, का पंजीकृत किया जाना है, जिसमें से 6,32,540 का पंजीकृत हो चुका है। याद रखेंगे, पंजीकृत हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम तुलना करें तो लगभग 80.09% क्या है? 80.09% लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। लक्ष्य की क्या हो चुकी है? प्राप्ति हो चुकी है, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। जो छत्तीसगढ़ में क्या है भाई?
सर्वाधिक है, याद रखेंगे। ठीक है, 80.09% प्रतिशत 80.09% लक्ष्य की प्राप्ति हम कर चुके हैं। चलिए याद रख लेंगी ये सारी बातें। एक और बात याद रखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ में शक्कर घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जो है अनुमान लगाई जा रही है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का अनुमान, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। याद रखेंगे 2021-22 की तुलना में 2022-23 में, ठीक है, 8% की वृद्धि का अनुमान है। क्या है भाई? का अनुमान है। कितना? छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कितने की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है? 21-22 की तुलना में 2022-23 में 8% वृद्धि की अनुमान लगाई जा रही है, याद रखेंगे। क्लियर है भाई? इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं। वो तो गए जो है छत्तीसगढ़ के स्तर की बातें। अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? चलिए तो किसको दिया गया है याद रख लेंगे। प्राप्तकर्ता कौन है भाई? प्राप्तकर्ता विहान तानिया विकास, नाम याद रखेंगे। क्या नाम है? विहान तलिया विकास। इनको मिला है वाइल्ड है ना, ये वाइल्ड लिखो ना, क्या वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, याद रखेंगे। चलिए ये कहाँ से बिलोंग करता है? बेंगलुरु। कहाँ से भाई? बेंगलुरु। बेंगलुरु के हैं विहान तन्या विकास जी, याद रखेंगे। और ये 10 वर्षीय, कितने वर्ष के हैं? ये 10 वर्ष के हैं। तो 10 वर्षीय विहान तन्या विकास बेंगलुरु के रहने वाले, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है। चलिए ये कैटेगरी ही ऐसा है कि 10 या उससे कम उम्र की श्रेणी में ये दिया गया है, ठीक है। 10 वर्ष या उनसे कम उम्र की श्रेणी में यह पुरस्कार 10 वर्षीय जो विहान तन्या विकास को दिया गया है। कौन सा? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। चलिए ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने तस्वीर फोटो खींची है, ठीक है। इन्होंने फोटो खींची किसकी? एक मकड़ी की फोटो, याद रखेंगे। एक मकड़ी का तस्वीर जो
भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है। ऐसा एक तस्वीर इन्होंने निकाला है, ऐसा एक तस्वीर खींची है जिसके लिए इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, 10 वर्ष से, याद रखिए 10 साल के हैं। नाम क्या है? विहान तान्या विकास, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर की करंट अफेयर्स में चलते हैं। आज का राष्ट्रीय स्तर से संबंधित दूसरा करंट अफेयर याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे, दीपेश नंदा जी का। दीपेश नंदा, और दीपेश नंदा जी का नाम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के ये सीईओ बनाए गए हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एमडी बनाए गए हैं। किसको भाई? दीपेश नंदा जी को। याद हो जाएगा, दोनों बातें याद हो जाएंगे। चलिए फिर हम चलते हैं तीसरे नंबर की बातें करते हैं। तीसरे में हम देख पाएंगे एक और नाम याद रखेंगे, चलिए पहले एक पुरस्कार का नाम याद रख लीजिए। पुरस्कार है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। ये ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसको दिया गया है भाई? तो याद रख लेंगे, ये दिया गया है नंदिता जी को। ठीक है, नंदिता दास। मैं सीधा लिख देता हूँ प्राप्तकर्ता कौन है भाई? नंदिता दास जी। और नंदिता दास जी के बारे में याद रखेंगे, नंदिता दास जी है क्या है भाई? ये भारतीय मूल के लेखिका है। भारतीय मूल के लेखिका है। साथ ही साथ नंदिता दास जी क्या है भाई? जो एकेडमी ऑफ ऑक्सफोर्ड, याद रखेंगे, अकादमी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एकेडमी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। कहाँ पर भाई? इंग्लैंड पे, लंदन पे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? कहाँ भाई? लंदन। तो ये जो है नंदिता दास जी के बारे में याद रखेंगे। पहली बात है कि ये भारतीय मूल की लेखिका है। दूसरी बात है एकेडमी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर है नंदिता दास। अब इसको दिया गया है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनकी एक बुक है भाई, कोई बुक लिखी होंगी तभी तो दिया होगा, तो इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? कोडिंग इंडिया। याद रखेंगे, पुस्तक का नाम है कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड
कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द origins of empire, origins of empire। चलिए मैंने क्या कहा, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसको दिया गया है, नंदिता दास जी को दिया गया है। नंदिता दास जी भारतीय मूल के लेखिका है जो इंग्लैंड में रहती है। इंग्लैंड में ये एकेडमी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के टीचर हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने एक बुक लिखा है और इस बुक का नाम है कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक के कारण ही इनको ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि भारतीय मूल की लेखिका है। याद रखेंगे नंदिता दास। चलिए चौथा करंट अफेयर आ रहा है, आप वानखेड़े स्टेडियम के बारे में याद रखिए, जो कहाँ पर है, मुंबई में है भाई साहब। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब को अब तो जानते ही हैं। ठीक है, महान क्रिकेटर, मास्टर ब्लास्टर जिसको बोला जाता है, ठीक है, द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर साहब की जो है प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है भाई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये याद रखेंगे। चलिए 4 करेंट अफेयर हो गए भाई। अब चलते हैं नंबर 5वां, जीएसटी संग्रह। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह। ठीक है, इसका जो है डाटा आया है। ठीक है, और क्या है ये सारी बातें हम बात करेंगे। जीएसटी संग्रह, जीएसटी संग्रह की बात करें तो अभी अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2023 में जीएसटी संग्रह कुल टोटल 1.72 लाख करोड़ की हो गई है। ठीक है, कितने हो गई भाई, 1.72 करोड़ की हो गई है जीएसटी संग्रह। कब, अक्टूबर 2023 में। और वहीं हम देखते हैं अक्टूबर पिछला जो है पिछले वर्ष की हम तुलना करते हैं, अक्टूबर 2022 से हम तुलना करते हैं तो 2022 में कितनी थी भाई, 1.52 लाख करोड़ थी। ठीक है, जो इसकी तुलना में, अगर इसकी तुलना की जाए तो याद रखेंगे इस वर्ष 13% जो है अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। ठीक है, जीएसटी प्राप्त हुआ है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर तुलना करें किसकी भाई, पिछले ईयर की तुलना करें, पिछले साल 2022 की तुलना करें तो 2022 की तुलना में अभी फ़िलहाल 13% की जो है अधिक प्राप्त हुई है। जो अब तक क्या है, जो अब तक
दूसरी सर्वाधिक जीएसटी संग्रह है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दूसरे कलर में, जो अब तक दूसरी सर्वाधिक जीएसटी संग्रह है, जीएसटी संग्रह है, ठीक है। सर्वाधिक दूसरी जीएसटी संग्रह, पहले जो है यही है अक्टूबर 2022 का, ठीक है। सर्वाधिक, उसके बाद 1.72 लाख, याद रखेंगे। क्लियर है ये बातें। चलिए भाई, फिर हम बात करते हैं छठा। कुछ डेटा देख रहे हैं तो भारत में, याद रखेंगे, भारत में सड़क दुर्घटनाएं, ठीक है, का वार्षिक रिपोर्ट आया है। वार्षिक रिपोर्ट, ये भी आप देख सकते हैं, वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट जो है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है भारत में सड़क दुर्घटना की। तो ये 2022 की बात करें तो याद रखिए, प्रति घंटे 53 घटनाएं घटित होती है भाई, घटनाएं, प्लस 19 की मृत्यु होती है। याद रखिए 2022 में ये आंकड़े आए हैं क्या, कि प्रति घंटे, 2022 का आंकड़ा है कि प्रति घंटे 53 घटनाएं होती है और 19 लोगों की मौत होती है, ठीक है। यदि हम प्रति घंटे की बात करें, यदि प्रतिदिन इसको निकालें, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से निकालें एक दिन की, तो लगभग 1264 घटनाएं या दुर्घटना होती है और 42 लोगों की मृत्यु होती है। भाई साहब, तो सोच सकते हैं, ये डेटा चौंकाने वाला है, ये रिकॉर्ड चौंकाने वाला है, ये वार्षिक रिपोर्ट चौंकाने वाला है कि सोच सकते हैं 2022 में 1264 दुर्घटना होती है और इस दुर्घटना में करीबन प्रतिदिन के औसत से देखा जाए तो 42 लोगों की मौत होती है प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में, ठीक है। चलिए, तो ये चौंकाने वाला डेटा है, याद रखेंगे। वहीं हम इसकी आगे बात करें तो 2012 में ये 28.2% था और 2022 की तुलना की जाए तो ये 36.5% हो गया है। तो सोचिए, ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है वैसे वैसे दुर्घटना की आशंकाएं ज़्यादा हो रही। तो 2012 में जो दुर्घटना का जो प्रतिशत है वो 28.2% था, लेकिन वहीं यहाँ पर देखा जाए 2022 में तो 36.5% हो गए हैं, याद रखिए, दुर्घटना के प्रतिशत की। तो ये चौंकाने वाला है, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर 5, 6, ठीक है, 6 के बाद 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर की बात करेंगे। 7वां है आपका जोजिला दिवस। जोजिला दिवस। अब भाई जोजिला दिवस मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, आपको पता होना चाहिए। जोजिला दर्रा आपको मालूम होगा, ठीक है, कहाँ है। तो देखिए, जोजिला दिवस कब मनाया जाएगा, तिथि याद रखिए, ठीक है, कब मनाया जाएगा, 1 नवंबर 2023 को ये मनाया जाएंगे जोजिला दिवस। और कहाँ मनाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, जोजिला दर्रा कहाँ है भाई, कहाँ मनाया जाएगा। तो
तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। एक जगह है द्रास, क्या है, द्रास, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में है आपका जोजिला युद्ध स्मारक, जोजिला युद्ध स्मारक, क्या है, जोजिला युद्ध स्मारक। तो जोजिला युद्ध स्मारक है कहाँ पर, द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में। और वहीं पर 1 नवंबर 2023 को जोजिला दिवस मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या रहता है भाई, इसका उद्देश्य क्या रहता है, क्या रहता है, भारतीय सैनिकों, भारतीय सैनिकों के साहस और कार्यवाही के लिए, के जश्न के लिए, जश्न के लिए, ठीक है। देखिए ये 1948 का समय था, जब 1948 में भारत के इस स्थान पर जो पाकिस्तान के घुसपैठिए आ गए थे, ठीक है, और उनको खदेड़ने के लिए जो भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया, साहस दिखाया, कार्रवाई की, तो उसी के लिए जोजिला दिवस मनाया जाता है 1948 में। तो उसको बोल सकते हैं साहस के लिए, कार्रवाई के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके जश्न के लिए क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष जो है 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जोजिला दिवस। तो 1948 में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे उसको खदेड़ने के लिए, ठीक है, अपने साहस और जो है कार्यवाही जो की है उसके लिए जो है मनाया जाता है। याद रखिए जोजिला दिवस। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए एक और याद रख सकते हैं 8वें नंबर पर कोलकाता राजभवन। क्या भाई, कोलकाता राजभवन, राजभवन, कोलकाता राजभवन। और कोलकाता राजभवन के बारे में याद रखें। देखिए कोलकाता राजभवन में एक स्थान है, इस कोलकाता राजभवन में एक स्थान है और इसको कहते हैं सिंहासन। इसमें एक है सिंहासन कक्ष, ठीक है, सिंहासन कक्ष है जो ब्रिटिश काल में बनी, ब्रिटिश काल के समय बनी थी ये सिंहासन कक्ष कोलकाता राजभवन में। इस कोलकाता राजभवन के सिंहासन कक्ष का अब नाम बदल दिया गया है। अब क्या कर दिया गया भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है, ठीक है। चलिए इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बदलकर क्या रख दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया भाई, रखा गया, ठीक है। क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया, याद रखेंगे, ठीक है। कोलकाता राजभवन में एक कक्ष है जिसको हम बोलते हैं सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश काल से ही बनी है और अब इसका नाम चेंज कर दिया है, बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, याद रख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए क्लियर है भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट चलिए फर्स्ट याद रखेंगे, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के मध्य 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पर नींव रखी, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत के पीएम और बांग्लादेश के पीएम, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी, और बांग्लादेश के पीएम कौन है भाई, शेख हसीना जी। ठीक है, पीएम बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, 3 प्रोजेक्ट, तीन डेवलप प्रोजेक्ट को क्या किया है, इन दोनों के मध्य 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिला है। चलिए वो प्रोजेक्ट क्या क्या है भाई, एक तो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा अखौरा अकलतरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या है भाई, पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये भी रेल लिंक है, खुलना मोंगला रेल लाइन परियोजना याद रखेंगे। एक और परियोजना का नाम याद रखेंगे, एक प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लगने वाला है लगभग 1320 मेगावाट का, और ये कहाँ लगने वाला है, रामपाल कहाँ पर, बांग्लादेश। ठीक है, ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये रामपाल बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का जो है थर्मल पावर लगने वाला है। ठीक है, और जिसकी कीमत, इसके जो बजट होगी, क्या होगी भाई, बजट होगी वो लगभग 1.6 बिलियन डॉलर, BD मैं लिख दिया, BD बिलियन डॉलर, 1.6 बिलियन डॉलर होगी लगभग, याद रखेंगे। चलिए अब शेख हसीना जी को आप जानते ही हैं, पीएम जो है बांग्लादेश के पीएम हैं। अगर शेख हसीना को याद रख रहे हैं तो एक नाम और याद रख लेंगे। ठीक है, एक नाम और याद रखेंगे और वो नाम है साइमा वाजेद। और साइमा वाजेद कौन है भाई, यही है शेख हसीना की पुत्री है, याद रखेंगे, शेख हसीना की पुत्री है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री है साइमा वाजेद, याद रखेंगे। तो इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, दूसरा करंट अफेयर इनके बारे में क्यों है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय निदेशक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव जीते हैं, चुनाव क्या किए हैं, जीते हैं। और ये क्षेत्रीय निदेशक के रूप में ये कब, 1 फरवरी सन 2024 को पद ग्रहण करेंगे भाई, पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, पद ग्रहण करेंगे। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें। साइमा वाजिद, तो साइमा वाजिद कौन है, शेख हसीना, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी पुत्री है। और शेख हसीना के साइना वाजिद शेख हसीना की पुत्री WHO के क्षेत्रीय निदेशक के चुनाव जीते और 1 फरवरी 2024 को अपने पद ग्रहण करेंगे क्षेत्रीय निदेशक के रूप में, याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये दोनों जो है खेल से संबंधित है।
ठीक है, तीसरा और चौथा खेल से संबंधित है। याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2000 कब की बात कर रहे हो भाई, 34। फीफा वर्ल्ड कप 2034, 34, ठीक है, 2034। तो याद रख लेंगे सऊदी अरब कर सकता है मेजबानी, ठीक है। फीफा वर्ल्ड की मेजबानी कौन कर सकता है 2034 में, सऊदी अरब कर सकता है। लेकिन ये प्रॉपर अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हकदार हैं। अभी जो बोली लगाई जा रही थी तो ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया। फीफा वर्ल्ड कप की आयोजन या मेज़बानी कौन करेगा इसकी बोली चल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गए। तो इकलौते बचे हैं सऊदी अरब जो है वो बोली लगाए हैं, इकलौते बचे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी सऊदी अरब कर सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड कब होगा, ये डिसाइड होगा 2024 की बैठक में क्या होगा, ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। 2024 की बैठक में निर्णय होगा, ठीक है। हालांकि ये 99.9% फीफा वर्ल्ड 2034 सऊदी अरब करेगा, लेकिन 2024 की ये बैठक होगी और इस बैठक में ये पुख्ता हो जाएगा कि ये सऊदी अरब ही फीफा वर्ल्ड कप 2034 की जो है मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी करेगा। 2033 की भी नज़र इन पर है, सॉरी 2000 अगर हम बात करें 2030 की भी कर सकते हैं, ठीक है। 2030 की भी कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें भाई, क्लियर है फीफा वर्ल्ड के बारे में। 2030 मैंने क्या कहा, 2030 में भी ये कर सकते हैं, लेकिन 2030 का उतना जो है कंफर्म नहीं है और बहुत सारे जो है बोली के लिए लाइन लगे हुए, तो 2034 का मान कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए चौथा भी खेल से संबंधित है और चौथा है क्रिकेट के खेल से। नाम याद रखिए डेविड विली साहब का, जो कि इंग्लैंड क्रिकेटर है, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेटर। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। डेविड विली जो कि क्या है, बॉलर है और इंग्लैंड के हैं। अभी देखिए अभी चल रहे हैं 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, आप जानते हैं आईसीसी जो है मेंस वर्ल्ड कप, आईसीसी ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप जो लगातार चल रहा है और भारत अपने सभी मैच जीत चुके हैं, ठीक है। भारत 6 के 6 सभी मैच अभी वो जीत चुके हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के बारे में याद रखेंगे, इंग्लैंड सबसे निचले पायदान पर है। वो अपने आई थिंक 6 या 7 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीते हैं और वो लगभग बाहर हो गए हैं। तो उनको भाई साहब को दुख लगा होगा कि भाई इंग्लैंड जो पिछले बार की जो है वर्ल्ड चैम्पियन है, ठीक है। पिछले बार को आपको पता होगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मध्य जो है ये मैच हुआ तो इंग्लैंड विजयी हुई थी। तो पिछले वर्ल्ड कप का जो है वर्ल्ड चैंपियन है। तो डेविड विली साहब क्या किए हैं, अपने कैरियर से, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कैरियर से ही संन्यास ले लिए। खराब प्रदर्शन चल रहा है इंग्लैंड का और अंतिम पायदान पर है। चलिए इसी कारण डेविड विली इंग्लैंड क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए
ठीक है भाई, तो आज हम इतना ही देखेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास इतना ही रखेंगे। चलिए, और आपको पता है जाने से पहले हम क्या करते हैं भाई, जाने से पहले देखते हैं आज की क्लास की कुछ बातें कि जो जो हम पढ़े हैं वो सब हम देखते हैं। तो 5 मिनट रिवीजन करने का समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित मैंने बातें कही 2-3, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखेंगे। दीनानाथ राजपूत का नाम इसलिए याद रखना है, देखिए एक तो बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता है, दूसरी बात इनको पुरस्कार दिया गया है और उस पुरस्कार का नाम क्या है, पुरस्कार प्राप्त, ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है भाई, पुरस्कार दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। रोहिणी नैयर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, याद रखेंगे। और ये ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में दिया जाता है और इसमें एक ट्रॉफी होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और 10 लाख रुपया नगद दी जाती है, याद रखेंगे। फिर दूसरी बातें मैंने किया, छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने के समय का निर्धारण किया गया है। समय है, मैक्सिमम समय है 2 घंटे का। दीपावली के समय, दीपावली जिस दिन होगी उस समय रात्रि 8 बजे से लेकर जो है रात्रि 10 बजे के मध्य 2 घंटे फोड़ सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं। और यदि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उस समय 11:55 से 12:30 तक आप क्या कर सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं। ये थोड़ा डिसाइड किया गया है, तो याद रखिए। तीसरी बातें मैंने कहा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने में, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला है वो अग्रणी है, प्रथम है। इसमें जो है पंजीयन किया जाना था कितने का, 7,36,840 का, लेकिन हुआ कितना है, 6,32,540, ठीक है, बहुत नज़दीक है लक्ष्य के। तो लक्ष्य इतना था, ये क्या है, लक्ष्य थे, और ये क्या है, प्राप्ति है, ठीक है, क्या है, प्राप्ति है, ठीक है, याद रखें। तो लगभग अपने लक्ष्य की 80.09% प्राप्त कर चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है भाई, याद रख लेंगे। फिर मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि का अनुमान लगाया 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 8% की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए ये 4 बातें। फिर हमने देखे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बात याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है भाई, प्राप्तकर्ता कौन है, विहान तनिया विकास, ठीक है, जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और 10 वर्ष के हैं, ठीक है, ये कैटेगरी ही वही है, 10 वर्ष या 10 वर्ष के नीचे की जो उम्र है उसकी श्रेणी में इनको प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तस्वीर किसके लिए है, एक मकड़ी का तस्वीर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है, ऐसा एक तस्वीर लिया है और इसी के आधार पर इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दीपेश नंदा जी के बारे में याद रखें, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए तीसरा है ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार, ये प्राप्तकर्ता कौन है भाई, नंदिता दास। नंदिता दास जो कि भारतीय मूल की लेखिका है, ठीक है। साथ ही साथ ये एकेडमी ऑफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर, इनको दिया गया है, क्या है, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार। और ये ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार उनकी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ठीक है, ये इसके लिए ये दिया गया है। चौथी बातें मैंने कहा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के बारे में याद रखें, क्योंकि यहाँ पर महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। चलिए जीएसटी संग्रह के बारे में मैंने कहा, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स की वार्षिक रिपोर्ट आई अक्टूबर 2023 की स्थिति में 1.72 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुए हैं। वहीं पर अगर पिछले वर्ष की तुलना की जाए, 2022 की तुलना की जाए, तो 2022 में 1.52 लाख करोड़, जो कि इस समय 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना है भाई, कितना है, 13% अधिक है। अगर हम तुलना करते हैं
तुलना करते हैं तो कितना परसेंट, लगभग 13% अधिक है, जो अब तक दूसरी सर्वाधिक जीएसटी संग्रह है। चलिए फिर छठा हमने देखें, भारत में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती गई है और अभी एक वार्षिक रिपोर्ट आई है, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2022 में प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं, दुर्घटना लिख सकते हैं, लिख लीजिए घटनाएं, दुर्घटना लिख लें, प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती है, 19 लोगों की मृत्यु होती है। वहीं पर प्रतिदिन के हिसाब से हम अनुमान लगाए तो लगभग 1264 दुर्घटनाएं और 42 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है देखने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। 2012 में 28.2% था दुर्घटना का जो है प्रतिशत, और 2022 में ये प्रतिशत बढ़कर 36.5 हो गया है। तो याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं हो रही है। चलिए, जोजिला दिवस मनाया जाएगा 1 नवंबर 2023 को। कहाँ पर? द्रास जम्मू कश्मीर, जोजिला युद्ध स्मारक, ठीक है, जोजिला युद्ध स्मारक है, वहाँ पर 1 नवंबर 2023 को जोजिला दिवस मनाया जाएगा। उद्देश्य है भारतीय सैनिकों के साहस और कार्यवाही के जश्न के लिए। और मैंने बताया था कि 1948 में इसी स्थान पर पाक घुसपैठी आ गए थे, जिसको खदेड़ने के लिए अपने साहस दिखाएं, कार्रवाई के लिए अपने साहस दिखाया। इसके कारण से भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई के जश्न के लिए जोजिला दिवस मनाया जाता है। कोलकाता राजभवन में एक जगह है सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश काल से ही बना हुआ है। इस सिंहासन कक्ष का नाम अब जो है बदल दिया गया है और बदल कर रख दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। याद रखेंगे, क्या रखा गया है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। किसको? सिंहासन कक्ष का नाम अब बदल दिया गया है, याद रख लेंगे। चलिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बातें की कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। तो शेख हसीना और पीएम मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन किया है 3 डेवलप। तो पहला क्या है? देखिए, 2 तो रेलवे जो है रेल लिंक परियोजना है, याद रखिए ये दोनों क्या है? रेलवे से जुड़े परियोजना है। तो अकोला अकलतरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा खुलना मोंगला रेल लाइन परियोजना, और तीसरा है मैत्री, मंत्री नहीं भाई, मैत्री है, ये लिखा गया होगा धोखे से, मैत्री है, मैत्री। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कितने 1320 मेगावाट का थर्मल पावर लगने वाला है। कहाँ पर? रामपाल में। रामपाल कहाँ है? बांग्लादेश में, और जिसके बजट होंगे $1.6 बिलियन, बिलियन डॉलर, ठीक है, मैं बीडी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, और मैंने कहा था कि शेख हसीना जी के बारे में अगर याद रख रहे हैं तो आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, साइमा वाजेद, जो कि शेख हसीना जी की पुत्री है। और साइमा वाजेद क्यों याद रखना है? क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अपने क्षेत्रीय निदेशक के चुनाव कराया, उसमें विजेता प्राप्त हुई और 1 फरवरी 2024 को एज अ क्षेत्रीय निदेशक ये अपने पद ग्रहण करेंगे। चलिए, फिर तीसरी और चौथी बातें दोनों जो है वो खेल से जुड़े हैं। और तीसरी बातें मैंने क्या कहा? फीफा वर्ल्ड कप 2034, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब कर सकता है। फाइनली पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा? 99% चांस है, 99.9% चांस है। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, ठीक है। और ये 2024 की बैठक में पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। डेविड विली के बारे में आप याद रखने, एक इंग्लैंड क्रिकेटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और ICC वर्ल्ड कप, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसमें खराब प्रदर्शन जारी है इंग्लैंड का। और मैंने कहा था लास्ट जो है टॉप 10 में सबसे अंतिम पायदान पर है, जिसके कारण से हो सकता है इसी कारण से उन्होंने फैसला किया कि मुझे संन्यास लेना। हालांकि ये 33 वर्ष की उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, ठीक है, ज़्यादा उम्र हुआ ही नहीं है। चलिए, फिर भी से ये संन्यास ले लिए।
चलिए जो भी है बस नाम याद रखिए, डेविड विलियम। चलिए तो ये थी हमारी आज की और अक्टूबर माह की अंतिम करंट अफेयर। हाँ, इसके बाद एक और क्लास आएगा आपका 35वां जो हम लाएंगे, और वो क्या होगा, MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, MCQ बेस्ड करंट अफेयर रहेगा, उसमें हम सारी बातें हम करेंगे। अगर कोई चीज़ छूट गया है तो वो भी हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, हाल फिलहाल अभी जो है शायद आपका 2 या 4 तारीख को, ठीक है, मतलब नवंबर में, स्टार्टिंग नवंबर के सप्ताह में, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, नवंबर जो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, उस नवंबर फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, 2 चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में आई थिंक 1, 2, 4, 5 तारीख हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, 1 तारीख तो नहीं होगा, 2, 3 जो भी है। तो एक तो आपका जो चल प्रयोगशाला परिचायक का 430 पोस्ट है आई थिंक। ठीक है, कितना है, 430। और वो प्रयोगशाला परिचायक में जो PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, भौतिकी, रसायन और आपका क्या है, बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, PCB, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हम स्टार्ट करने वाले। और साथ ही साथ जो मंडी, ठीक है, जो है मंडी से संबंधित एक और क्लास चलेगी, उसको हम कहेंगे छत्तीसगढ़ कृषि उपज, आई थिंक यही है, कृषि उपज मंडी अधिनियम, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम सन 1972। ठीक है, तो ये भी क्लास स्टार्ट होगा। तो पैरेलली चलेगा, एक तो आपका मंडी अधिनियम 1972 वाले प्रयोगशाला परिचायक का PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास, और एक तो आपका करंट अफेयर की क्लास लगातार जारी रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें भाई? चलिए, अब आप लोगों से करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे, तो जो है अब मिलेंगे सीधा MCQ में, और उसके बाद हम मिलेंगे किस में, 1 तारीख से, 1 नवंबर से जो भी क्लास होगा, 1 नवंबर 2023 की करंट अफेयर से। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम विदा चाहते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें होगी, फिर मुलाकातें होगी। थैंक यू, जय हिंद।